आदाब। फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के प्रधान आईडी खजूरिया, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पहली पहचान थी और होशियार सिंह के करीबी साथियों में से वही होशियार सिंह शहीद, जिनका जिक्र मैं इसलिए आज कर रहा हूं कि ड्रग माफिया के खिलाफ जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, बाद में शहादत हुई और आज तक किसी को यह नहीं पता चला कि आखिरकार वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने आईडी खजूरिया के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिसके कारण वो शहीद हुए। होशियार सिंह के ऊपर। खजूरिया साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आप एमएसपी के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, 3 किसानों के बिल हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सब समझ आ रहा, सबको मीडिया में पता चल रहा है कि दुख आपको ज़्यादा किस चीज़ का है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा, या किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है? मैं तो ये समझ रहा हूँ और ये पहचान भी हो रही है कि किसानों ने बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से, बड़ी ईमानदारी से इस संघर्ष को चलाया और शांतिपूर्ण रखा। पिछले 2 महीने से चल रहे हैं वो। आज दिल्ली में भी उन पर मुशाहरें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी पुलिस वालों को लंगर खाना खिलाकर साथ बैठाकर ट्रीट किया। किसानों ने सबसे बड़ी जो समझदारी हमें दिखाई दे रही है, उन्होंने ये पहचान लिया कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं और हमारे बर्बाद करने वाली कौन चीज़ है। जे जो हमें नहीं पता चला। हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले, हम पर भी पिछले साल 5 अगस्त को जो कुछ हुआ हम उसको समझने में नाकास रहे हमारे जहाँ के लोग, लेकिन किसानों ने समझ लिया कि कारपोरेट की दलाल सरकार है और कारपोरेट अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ ज़मीन को कैप्चर करके हमें लेबर बनाना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर की भी लेना चाहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी सरकारी ज़मीन बड़ी निकली और बाहर बड़ी कम हो गई है, और पंजाब में भी वो लेना चाहता है। हम ये समझते हैं कि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर को उस नज़र से देखती ही नहीं ये सिस्टम इस वक्त का, जिस से अपनापन बन के देखना चाहिए। एक तरफ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, और दूसरी तरफ उनका मजाक उड़ाया जा रहा है मीडिया में और उनको आतंकवादी या खालिस्तानी कहा जा रहा है। ये शेमफुल है इस गवर्नमेंट के पार्ट पर और इसकी एजेंसियों पर, जिनको ये समझ नहीं है। जो सब सरकार की, ठीक है आप सरकार को लेकर जो है कुछ भी कहें, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि मीडिया का जो दायित्व है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि सच को लोगों तक पहुँचाया जाए। आप जिस तरीके से किसानों के प्रोटेस्ट को नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि नेशनल मीडिया दरअसल अच्छे तरीके से, मगर इन फेवर नहीं कर रहा है। वो कोई ना कोई बीच में ऐसे फेवर करे ना करे, लेकिन क्या आपको सच्चाई नहीं दिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब है सच्चाई नहीं दिखा रहा है। किसान बाकायदा ईमानदारी से और पीसफुल चल रहा है, और उसको अगर दूसरा कोई नाम दिया जाए, इसका मीडिया सच नहीं बता रहा है। उनको ये बताना चाहिए कि दरअसल किसानों के साथ वाकई जुल्म होने जा रहा है, उनकी ज़मीनें जाने वाली हैं, और उनके लिए अगर वो लड़ रहे हैं तो वो जायज़ है और सरकार को उसकी बात माननी चाहिए। मीडिया ने ये पूरा जोर लगाना चाहिए कि कल को अगर हालात खराब होंगे तो वो सबके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसानों ने बड़ी संभल कर चले हैं, इसलिए मीडिया ने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी सच्चाई को सामने लाना चाहिए। आपने पूर्व हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर भी देखा, उस समय भी मीडिया के ऊपर इसी तरह की परेशानियां मीडिया को थी। उस समय में और आज के समय में खजूरिया साहब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? उस समय में और इस समय में बहुत फ़र्क है। आज मीडिया जो है एक किस्म का यूनिट बन गया है किसी एक सिस्टम का। पहले मीडिया अपने पैसे पर या अपनी गलतियों पर या कहीं कोई खरीद फरोख्त होती होगी वो हम नहीं जानते, लेकिन है कि वो हो सकता है कि उस वक्त कोई गिर जाता होगा कहीं अपने असूलों पर, एक इंडिविजुअल या एक कोई। आज तो मीडिया पूरे का पूरा जो एक फैमिली यूनिट बन गया है एक सिस्टम का, जो कॉरपोरेट सिस्टम है और कॉरपोरेट की जो कंप्लाइंट सरकारें हैं उनका सिस्टम बन चुका है। मुझे बताइए, पंजाब का ये जो 3 बिल आए हैं, इन 3 बिलों को लेकर सरकार का ये कहना है कि हमने तो किसान को आज़ादी दिला दी। जिस दिन किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी यही कहा कि ये ऐतिहासिक लेजिस्लेशन है, इससे किसान बेसिकली जो है उस आड़ती के शिकंजे से जो बाहर आएगा, आज़ाद होगा, वो आज़ादी से जो है खेती कर सकता है। ये सरकार का तथ्य है। मुझे ये बताइए कि सरकार जो ये कह रही है, अगर वाकई किसान को आज़ाद करने वाले ये लेजिस्लेशन है, तो फिर इनको लेकर किसान सड़कों पे क्यों? ये बिल्कुल गलत बताया जा रहा है।
और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने 9 अगस्त 2019 में कहा था कि हमने दफ़ा तोड़ दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल मायूस ना हों, ना फिक्र करें, उनकी ज़मीन और उनकी नौकरियाँ बिल्कुल रहेंगी। क्या आज सच है वो? ना नौकरियाँ रही, ना हमारी ज़मीनें रही। हम पर तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं वो। एक बार नहीं बल्कि बड़ी मैं अपने साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जहाँ तजर्बा हो रहा है, हमारे ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर ऊपर, तो उससे यह साबित होता है कि जो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल अगर उनका लाज ठीक हो तो वो उनको बार बार क्यों मीटिंगें करना पड़ रही हैं किसानों के साथ, और आज कहते हैं कि हम एक्सपर्ट साथ बैठाएंगे। तो पहले एक्सपर्टों को उन्होंने कभी कंसल्ट नहीं किया था। इसका मतलब उन्होंने जो मन मर्जी से किया है, किसी साइंटिफिक रूल पर नहीं किया है, किसी साइंटिफिक सोच पर नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से किया है। अब बचने बचाने के लिए मीटिंगें, और मीटिंगों के में एक्सपर्टों को बुलाना, टेक्निकल क्रेटों को बुलाना कि कैसे ठीक हो सकता कैसे नहीं, इसका मतलब वो फेल है इसमें, और कानूनों ने एंटी पीपल बनाए हैं, एंटी किसान बनाए हैं। फिर जो सब एक और चीज़, मामला किसानों का है, लेकिन शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्टर बैठे हुए थे वो लोग भी हंगामा करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई और लोग भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहाँ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे सारा मामला जो है किसानों का वो डाइल्यूट होगा और मामला कोई और किसी और तरफ निकल जाएगा? नहीं, अभी तक तो जो लोग जा रहे हैं वो तो यही जा रहे हैं कि हम किसानों की सपोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एजेंडा नया पेश करेंगे तो वो तो खराबी हो सकती है। लेकिन आज तक जो भी लोग मजदूर आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, स्टूडेंट भी सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं दिल्ली में, तो वो यही कह रहे हैं कि किसान की जो कमेटी बनी हुई है 32 मेंबरों की, वही फैसला करेंगी हम उसके फैसले पर चलेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स भी साथ आ गए, उन्होंने ये कहा कि हम चक्का जाम कर देंगे अगर सरकार ने किसानों से बात नहीं की। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि हमारा तो माल ऐसे भी बंद है, तो हम इसका अच्छा है कि हम इनकी सपोर्ट में आ जाएं। सड़कें बंद हो चुकी हैं, सरकार कोई अरेंजमेंट नहीं कर पा रही, इसलिए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, आगे भी हम फंसे हुए हैं कई उधारों में, तो इसलिए हम इससे अच्छा है कि हम किसानों की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसानों के कानून, ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट भी मेनली किसानों के बच्चे हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि जो हमारे साथ धोखा हो रहा है। जी साहब, क्या ये बात मानेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष की थी, जिस मजबूती के साथ विपक्ष को किसानों के मुद्दे लेकर सड़कों पे उतरना चाहिए था, क्या आज आपको महसूस हो रहा है कि वो विपक्ष कहीं है ही नहीं? वो अपनी आंतरिक लड़ाइयों में लगा हुआ है, अंदरूनी अपनी लड़ाइयाँ ठीक ठाक कराने में लगा हुआ है, उसे ना तो चिंता देश की है, ना किसान की है, ना आम आदमी की है। इस बिल्कुल सच है जे कि विपक्ष हमारा खत्म हो चुका है। उसका कारण क्या समझते हैं? उसका कारण आइडियोलॉजिकल है कि वैचारिक तौर पर विपक्ष तय नहीं कर पाया कि इंडिया को अब किस तरफ लेना है। पहले तो एक मुखौटा जैसा बना था कि सेकुलर या डेमोक्रेटिक या सोशल टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे, वो आकर पूरी स्पेस ले ली हिंदू राष्ट्र ने, और हिंदुइज्म जो हिंदुत्व है, तो अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा। विपक्ष कभी शिव जी को नलवाता है, कभी मंदिर जाता है, कभी फिर रुक जाता है, फिर चला जाता है, अंदर फूट पड़ गई है, और उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल नेचर और मैन के रिलेशन क्या होते हैं। जब तक नेचर और मैन के रिलेशन नहीं समझ पाएंगे तब तक नई थ्योरी नहीं निकल पाएगी। अब ये दोनों थ्योरी, चाहे वो सोशलिज्म की थ्योरी थी, चाहे वो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी ऑल ओवर वर्ल्ड फेल हो चुकी हैं। अब कोविड-19 ने तो ये साबित कर दिया कि जो कैपिटल भी है वो भी नकारा है और नाकामयाब और फेल है। वो एक हॉस्पिटल नहीं दे पाया यूके में, जहाँ इटली में, जहाँ फ्रांस में, कि जहाँ कोविड का इलाज हो। वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली औरतों के लिए वो वायलेंस नहीं रोक पाया, इसलिए ये सिस्टम जो था तो सेलिब्रिटी कल्चर था, और दे एंजॉयड डेवलपमेंट, दे एंजॉयड करप्शन। वो ये सिस्टम फेल है। अब हमें नए सिरे से नेचर और मैन के रिलेशन को देखना पड़ेगा कि नेचर हमारी कितनी तबाह हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो चुकी है, हमारी पॉल्यूशन हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये सब मुसीबतें इसी कारपोरेट सेक्टर ने दी हैं। और जब तक हम अब इसका अल्टरनेटिव नहीं ढूंढेंगे कि नेचर में हमारी अर्थ भी बचे, हमारा माहौल भी बचे और इंसान भी बचे। जो सब, क्या हमारे पास इतना समय है? देखें, विपक्ष का मजबूत होना सरकार के लिए भी इसलिए ठीक रहता है कि सरकार की पॉलिसीज़ की निंदा करनी है, किसी जगह सरकार की पॉलिसीज अगर गलत है उनको सही करवाना है, तो वो काम मजबूत विपक्ष ही कर सकता है। क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतना समय है जिस समय में आप एक
नए विपक्ष को खड़ा करेंगे, फिर वो विपक्ष जो है विपक्ष के तौर पे उभरेगा, फिर उसके बाद जाकर वो देश की बागडोर। क्या आपको नहीं लगता कि ये हालात जो हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल देश के लिए खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास चारा कोई नहीं है। विपक्ष जो है अब नया निकलेगा। जे हमारा पूरी फर्म ओपिनियन है कि जे विपक्ष अब पीछे हट जाना चाहिए, जैसे किसी ना किसी तरीके से जे खत्म होना चाहिए। जब तक जे खत्म नहीं होगा नया विपक्ष रास्ता नहीं अपना। क्या रूपरेखा रहेगी उस नए विपक्ष की? क्या वो स्टालिन और माविस्ट की मियो की आइडियोलॉजी पर होगा या वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पर होगा? किसकी आइडियोलॉजी पर अब नया विपक्ष खड़ा होगा? वो मार्क्स का अपना रोल जो था वो हो चुका है, माओ का जो अपना रोल है वो हो चुका है। अब नया आइडिया विचार चाहिए। माओ और जो कैपिटलिज्म है जो एक ही आइडिया पर थे कि नेचर में मैन जो है वो सुपीरियर है, मैन इज द मास्टर ऑफ नेचर, मैन कैन कंकर द नेचर। ये गलत है। मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, मैन इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ नेचर। जब इंटरडिपेंडेंट है तो फिर आप मेरे एनिमी नहीं है। हमें नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ना नेशनल एनिमी है, ना कल्चर एनिमी है, ना रेसिस एनिमी है, ना लैंग्वेज एनिमी है। वी आर डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वी हैव टू टॉलरेट एंड कोएग्जिस्टेंस। जे हमें न्यू थ्योरी लेनी पड़ेगी। कब लाएगा कोई ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो इस पर फॉर्मली काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस और कोएग्जिस्टेंस ही रास्ता निकालेगा। अब ना माओवादी के वाली कंट्राडिक्शन, लॉ ऑफ गन इज जब बुलेट ऑफ द गन इज द लॉ ऑफ डेवलपमेंट, ना वो रास्ता है, ना ही ये है कि ओबे द नेचर के राजा सबसे बड़ा उसको ऊपर वाले ने भेजा है और उसको मानो, वो भी नहीं है। हम नेचर के एक पार्ट है, ह्यूमन सोसाइटी। उसके पास सिर्फ तीन चीजें फालतू है, कंसेप्शन, परसेप्शन और इंप्लीमेंटेशन। वो कंसेप्ट करे कि सोसाइटी अब किस तरफ जानी चाहिए, वो उस परसेप्शन को प्रचार करे, फिर उसे इंप्लीमेंट करे। आपसे आखिर में ये समझना चाहूंगा, आप भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के बहुत बड़े पक्षधर हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात हैं जिन हालात में इस बात पर अब ओपिनियन बनाना संभव है? बिल्कुल है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरडिपेंडेंट हैं, जब चाइना के साथ हम निकारते हैं और फिर हमारा राबत CHG जीप जब उनकी कार को उद्घाटन करना हो तो वो खड़ा हो जाता है साथ। इसका मतलब दोनों चीज़ें, यूनिटी भी है, स्ट्रगल भी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार भी हो रहा है। कराची की बंदरगाह और बॉम्बे की बंदरगाह कभी बंद नहीं हुई, तो वो अगर वो बंदरगाह चला सकते तो हमारे वाला रास्ता क्यों नहीं खोल सकते? सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों मारा जाता है? अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो गोले हमारे हीरानगर से, पहाड़पुर से लेकर कुपवाड़ा उड़ी तक ही क्यों पड़ते? अमृतसर भी पड़ने चाहिए, गंगानगर भी पड़ना चाहिए, गुजरात कच्छ में भी पड़ना चाहिए। इसका मतलब जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है, इसको टेस्ट किया जाता है फॉर वोटिंग और कुछ नहीं। रोज गोले चलते हैं, मेरे हीरानगर में रोज चलते हैं, पुंछ में रोज चलते हैं, रजौरी में रोज चलते हैं। हमारे उधर भी जम्मू कश्मीरी मर रहे हैं, इधर भी जम्मू कश्मीर में। क्यों मारना चाहते हैं हमें? सिर्फ अपने वोटों के लिए। ये हमें कहना चाहिए डटकर और बोलना चाहिए कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें समझौता चाहिए, और उसके बाद बातचीत करो। कॉन्फेडरेशन बनती है, कंडोमिनियम बनता है, जॉइंट मैनेजमेंट बनती है। अगर रेल इकट्ठे चला सकते थे, बस इकट्ठे चला सकते हैं, तो क्यों नहीं चला सकते जम्मू कश्मीर को भी? हम चला सकते हैं। आखिर में जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो पुराना जम्मू कश्मीर वो था जिसमें एक बॉर्डर जम्मू कश्मीर का रूस के साथ, चाइना के साथ और हम लगभग यूरोप के साथ साथ जम्मू कश्मीर था, गिलगित बल्तिस्तान उन तमाम। अब सिमट कर सुकड़ कर ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद रह गई है। और जो कुछ सुनने में बातें आ रही हैं, अगर वो वाकई सच हुई तो कल हो सकता है इससे भी बिल्कुल छोटी शक्ल जम्मू कश्मीर की हो जाए। तो इतिहास में भी इसको तोड़ने का काम हुआ। अब आज जो शक्ल आई है, आपका अपना क्या मत है? क्या आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर एक यूनिट के तौर पर अब को एग्जिस्ट करेंगे आने वाले समय में, या आपको लगता है कि ये भी दो यूनिटों में अलग होने की कगार पर हैं, या आने वाले वक्त में ऐसी कोई संभावना है? जिस किस्म की सरकार की जो समझ है उस हिसाब से ये जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्ती भी जोड़ के रखेंगे, क्योंकि ये कश्मीर की मुस्लिम को इंडिपेंडेंसी एक किस्म की, चाहे वो झूठी की ही देनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना चाहते। वो जम्मू को साथ लगा। एक ख़तरा तो ये पड़ रहा है कि जम्मू के साथ ये एक हवा चल पड़ी है कि पंजाब का एरिया तोड़कर गुरदासपुर का और इसका होशियारपुर का टांडा तक इसे जम्मू के साथ मिलाना चाहते हैं, और कुछ एरिया जो वोर शोर का वो उसे हैराना में जोड़ना चाहते हैं। ये पंजाब को भी बर्दाश्त नहीं करते, सिख कम्युनिटी को एज ए माइनॉरिटी, उसको भी झूठी में बदलेंगे। ये मेरा पूरा शक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ में
पाकिस्तान और भारत के बीच में आज भी दोस्ती की बात करने वाले आईडी खजूरिया, उनका किसानों के प्रोटेस्ट पर यह कहना है कि सरकार को हठधर्मी से पीछे हट जाना चाहिए। किसान जिस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा इनकलाब है और ये बदलाव की निशानी है। लेकिन क्या किसानों की केंद्र सरकार सुनेगी? क्या वहां पर कोई बदलाव आएगा? और जिस खतरे की बात आईडी खजूरिया ने की है, क्या उसमें कोई तथ्य हैं? क्या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है? ये सभी चीज़ें हैं जिन पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है।